हेलो नमस्कार मित्रों। ग्रामीण डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत ज्योग्राफी पार्ट सेकंड की हम आज चर्चा करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में भारत का सामान्य परिचय देखा था और भारत के सामान्य परिचय में भारत को किस प्रकार से नाम दिए गए उनके बारे में चर्चा की थी। प्राचीन समय में इसको क्या कहा जाता था, फिर वैदिक काल में इसका क्या नाम हुआ था, इसके बाद में ईरानी जातियों द्वारा क्या नाम दिया गया था। यहीं पर हमने यूनानियों से संबंधित चर्चा की थी। यहीं पर इसमें और आगे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े थे। भारत के सामान्य परिचय में ही हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति विश्व ग्लोब के संदर्भ में हमने देखी थी। तब इसमें हमने देखा था कि विश्व ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यहीं पर हमने एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भी पढ़ा था और वो था दक्षिण दिशा में। इसके बाद में हमने सामान्य परिचय में ही हम पढ़े थे भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में याद करो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक देखा था। देशांतरीय विस्तार हमने देखा था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, अगर हम बात करते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद में हम आगे बढ़े थे इसी प्रक्रिया में। देशांतरीय विस्तार के बाद में हमने उत्तर में स्थित अंतिम क्षेत्र लद्दाख और बिंदु पढ़ा था इंद्राकोल, दक्षिण में तमिलनाडु और अंतिम स्थान पड़ा था केप ऑफ कोमोरिन या कन्याकुमारी। इसी प्रक्रिया में पश्चिम में हमने अंतिम राज्य पढ़ा था गुजरात। और अगर आपसे पूछे कि अंतिम छोर, तब नाम आता है सरक्रिक, जिसको गोहर माता के रूप में। पूर्व में अंतिम नाम आता है अरुणाचल प्रदेश वालांगू की बिथु नामक स्थान। इसी में हमने आगे बढ़े थे, चर्चा की थी विस्तार के रूप में, एक तो स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की हमने लंबाई आपको बताई थी 15,106.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा वर्तमान समय में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में स्पर्श होती है। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े थे। भारत की जलीय सीमा की लंबाई हमने पढ़ी थी 6100 किलोमीटर। संपूर्ण तटरेखा की लंबाई हमने पढ़ी थी 7516.6। इसके साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि तटीय सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला कौन सा है, न्यूनतम तटीय सीमा वाला कौन सा है। इसी प्रक्रिया में हम स्थलीय सीमा में आगे बढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने शुरुआत की थी। तो उस दौरान हमने पाकिस्तान के बारे में, दूसरा अफगानिस्तान के बारे में, तीसरा हमने पढ़ा था चीन के बारे में, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ी थी नेपाल के बारे में, और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हमने चर्चा की थी भूटान तक। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इस रूप में आ जाए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ में लगती है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोल दो या स्थलीय सीमा बोल दो, ये 7 देशों के साथ में लगती है। अब इन 7 देशों का नाम कैसे याद करें, तो ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत के साथ में लगने वाले 7 देश, आपको एक छोटा सा शब्द याद करना है, 55 MBA। यानी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। अब उनका नाम कैसे याद करें कि बचपन में ही हमने MBA कर लिया था। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, वैसे बांग्लादेश आ जाएगा। देखो शब्दों का गौर करना, वैसे इसमें जो देश बनता है वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है 4096 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, जैसे जिस देश के साथ में नाम आ जाएगा, जैसे बन जाएगा चीन, और चीन के साथ में अपनी जो सीमा लगती है वो है 3400
88 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पैसे, तो यहाँ पर देश का नाम आ जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर। यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं नए नए से जिस देश का नाम आ जाएगा नेपाल, और नेपाल के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। इसका मतलब एक शब्द तो कंप्लीट हो गया, बचपन। इतना ही तो याद करना है, बचपन में एमबीए किया। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में एम एम से देश का नाम आ जाएगा म्यांमार, और म्यांमार के साथ में जो सीमा लगती है वो लगभग है 1643 किलोमीटर। इसी प्रकार बी से भूटान आ जाएगा। भूटान के साथ में अपनी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। यहीं पर चर्चा करते हैं ए से नाम आ जाएगा अफगानिस्तान। वैसे अफगानिस्तान के साथ में प्रत्यक्ष रूप से अपनी सीमा नहीं लगती, लेकिन जम्मू कश्मीर को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, तो पीओके का जो क्षेत्र है लगभग 106 किलोमीटर का जो भाग है वो सीमा बनाता है। यानी आपको ध्यान में क्या रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है। तो सामने देश नजर आ रहे हैं, 7 देश लिखे। याद क्या करना है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि बचपन में एमबीए किया, इसमें नाम आ जाएगा ब से बांग्लादेश, च से चीन, फिर आ जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ में सीमा है वो 4096 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर अगर हम चर्चा करते हैं चाइना, चीन के साथ में है 3488 किलोमीटर। फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है अपनी 3323 किलोमीटर। फिर आता है नेपाल, नेपाल के साथ में सीमा है 1751 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं म्यांमार, इनके साथ में सीमा है लगभग 1643 किलोमीटर। फिर है भूटान, भूटान के साथ में जो सीमा लगती है वो है 699 किलोमीटर। फिर नाम आता है अफगानिस्तान, और इसके साथ में जो सीमा लगती है वो है 106 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले में किसके साथ में कितनी लगती है वो ध्यान में रखना है। फिर अपने पहली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वो देखना। पहले वाली क्लास में हम पाकिस्तान के बारे में सीमा पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ में जो सीमा है वो भारत के पहले तो 4 राज्य थे। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं 3 तो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। इसके अलावा ध्यान से देखो, सामने 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत, यानी ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वैसे तो है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है वो नजर आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है, इसके बेस पर हम बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे हम नाम देते हैं डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो डूरंड रेखा है वो लंबाई 106 किलोमीटर हमने पढ़ी थी। तीसरे नंबर पर अब आपको ध्यान क्या रखना है कि रेड क्लिफ रेखा तो किन 2 देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत, यानी अफगानिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर भी ऑप्शन में आ सकता है। फिर चीन के साथ में, चीन के साथ में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मेकमोहन। ध्यान में रखना, मेकमोहन सीमा रेखा है, ये भारत और चीन के मध्य है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चाइना के साथ में भारत का एक तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, फिर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में इधर चलोगे तब नाम आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ में। फिर हमने नेपाल वाला पढ़ा था कि नेपाल के साथ में वैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, इसको नो मेंस लैंड के नाम से जाना जाता है। यानी भारत और नेपाल में आप आराम से आवागमन कर सकते हो, किसी प्रकार का पासपोर्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सीमा लगती है वो है 1751 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं इसके साथ में भारत के कितने राज्य, तो ध्यान से देखो, उत्तराखंड 1, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश के बाद में तीसरा बिहार, बिहार के बाद में देखो ये थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल 4, और इसके बाद में सिक्किम 5। यानी नेपाल के साथ में भी भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। फिर अंत में नाम आता है यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं भूटान,
याद करो, विश्व का सबसे गरीब देश किसे माना जाता है? भूटान। सबसे शानदार क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप का वह देश जिसने चुनाव लड़ने के लिए, यानी अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य किया है, उस देश का नाम भी आता है भूटान। तो भूटान के साथ में भारत की सीमा है वो बहुत कम है, 699 किलोमीटर लगती है। अगर हम बात करते हैं राज्य, तो देखो सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। आज आगे बढ़ते हैं इसी प्रक्रिया में। इसके बाद में आज हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और म्यांमार। सबसे पहले आप इस क्षेत्र को देखना, आपको जो इधर वाला व्हाइट कलर दिखा रखा है, ये जो देश दिखाई दे रहा है वो है म्यांमार। याद क्या करना है? सबसे पहले तो म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि म्यांमार का प्राचीन नाम, यानी प्राचीन समय में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका प्राचीन नाम है बर्मा। याद रहे, ये म्यांमार प्रारंभ में भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को, ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 1937 को इसको भारत से अलग कर दिया गया। उस जमाने में बर्मा की राजधानी थी रंगून। अब ध्यान रखना, वर्तमान समय में बर्मा की राजधानी हो गई है नैपीदा या नेपीदा के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछे कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मुद्रा तो है कयात, और अगर आपसे राजधानी पूछे तब नाम आता है नेपीदा। आगे बढ़ते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ लेता है कुल लंबाई। यानी आपसे पूछे भारत और म्यांमार के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बात आगे करते हैं कि इसके अलावा इसमें और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, लंबाई के अलावा इसमें कई दफा पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम। ध्यान रखना, वैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वैसे स्पेशल कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर में इधर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनमें चलता चलता यहाँ पर इसी रूप में ये तिरछा बढ़ता जाता है। और म्यांमार में इसको एक नाम देते हैं अराकान योमा। यानी अराकान योमा है हिस्सा हिमालय का, इधर चलते हैं तब तो म्यांमार आ गया, और पूर्व दिशा में चलते हैं तब अपना देश आ गया भारत। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पर्वत के रूप में निर्धारण हो जाती है, और इसे नाम देते हैं अराकान योमा पर्वत श्रेणी। अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है, ये भारत और म्यांमार के मध्य सीमा निर्धारण करती है। जैसे मैं आपको और बताऊं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य एक पर्वत है जिसको हम नाम देते हैं हिंदुकुश पर्वत। तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारण है? तब आ गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ऐसे ही अगर एग्जाम में आ जाए अराकान योमा पर्वत श्रेणी किसके मध्य सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो ध्यान रखना, ये भारत और म्यांमार के मध्य। आगे बढ़ते हैं, लंबाई हमने देख ली, अंतर्राष्ट्रीय नाम इसका अराकान योमा हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कुल राज्य, यानी इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, तो ध्यान रखना इसमें भारत के 4 राज्य। अब आप मैप में भी आसानी से देख सकते हो। देखो, साथ साथ में आपको राजधानी भी यहीं पर याद करनी है। यहाँ पर पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, और इस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके बाद में जस्ट यहाँ पर नीचे चलते हैं नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके जस्ट नीचे चलते हैं मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। इसके बाद में नाम आता है मिजोरम, इसकी राजधानी है मिजोरम आइजोल। यानी 4 राज्य हैं। क्रमबद्धता से देखना, जैसे सबसे पहले जो स्टेट आया म्यांमार के साथ में वो है अरुणाचल प्रदेश। याद करो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बताई है ईटानगर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर नाम आता है नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा।
इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर नाम आता है मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फॉल। चौथे नंबर पर इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट नाम आता है मिजोरम, और इस मिजोरम की राजधानी है आइजोल। वैसे लास्ट में हम अंत में सभी जितने भी अपने 28 स्टेट हैं उनकी कैपिटल, राजधानी वगैरह ट्रिक से याद करेंगे। एक बार आप पुनः देखिए, म्यांमार के साथ में सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम हो गया अराकान योमा। कुल राज्य हो गए 4। अब 4 राज्य कौन कौन से, जैसे अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से पूछेंगे। देखो पहला तो ये क्वेश्चन आएगा कि म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 1937 को म्यांमार भारत से अलग हुआ था, पहली बात। दूसरी बात अगर हम चर्चा करते हैं इनके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द पूछता है वो पूछता है कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है। तो म्यांमार का प्राचीन नाम है वो है बर्मा, जिसकी राजधानी पहले थी रंगून, वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है नेपिदा, मुद्रा हो गई कयात। इसका कोई करंट का क्वेश्चन पूछे तो म्यांमार में लोकप्रिय नेता का नाम आता है आंग सांग सू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग सांग सू ने लोकतंत्र की लड़ाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया और इसको हाल ही में 4 साल जेल की सजा सुनाई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आंग सांग सू का संबंध किस देश से है, तो आंग सांग सू का संबंध म्यांमार देश से है, जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई के लिए सेना के विरुद्ध, कहते हैं कि इन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया था और अंत में सेना ने ही इसको 4 साल की सजा सुनाई है। यहाँ पर म्यांमार वाला अपना पार्ट कंप्लीट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अंतिम में हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश। देखो अंतिम रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो देश आता है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड क्या क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य, मेक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, और तीसरा और इसमें चौथे नंबर पर जो लास्ट नाम आता है भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है, तो इसको एक तो नाम देते हैं 0 डिग्री लाइन, इसी का ही दूसरा नाम आता है 3 बीघा गलियारा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 0 डिग्री लाइन अथवा 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये ध्यान में रख लेना भारत और बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें क्वेश्चन आता है कुल लंबाई, यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। ध्यान रखना ये लंबाई है 4096 किलोमीटर, और ये जितनी भी भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसमें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो देश बनाता है वो कौन सा है, बांग्लादेश है। इसी में ही हम आगे बढ़े, इसी में ही हम और चर्चा करें। तब अगर आपसे पूछे कुल राज्य, यानी बांग्लादेश की सीमावर्ती क्षेत्र के साथ में भारत के कुल कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो ध्यान रखना अगर भारत के कुल राज्य आपसे पूछे तो ध्यान से देखो, ये इधर आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। इस बांग्लादेश की इधर जो स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। इस पश्चिम बंगाल से आप आगे चलोगे इस रूप में, यहाँ तक ये बंगाल ही फैला हुआ है बड़े रूप में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर थोड़ी सी सीमा बनती है असम की, फिर आ गया ये मेघालय, पुनः असम की सीमा लग गई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिर नाम आ जाता है यहाँ पर त्रिपुरा, और यहाँ पर आता है मिजोरम। इसका मतलब आपको राज्य ध्यान में रखने, पश्चिम बंगाल 1, पश्चिम बंगाल के बाद में असम 2, असम के बाद में मेघालय 3, मेघालय के बाद में ध्यानपूर्वक देखो त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। इसका मतलब कुल राज्य कितने हो गए,
5 हो गए। नाम अगर हम लिखें सबसे पहले, तब नाम आता है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक सीमा पश्चिमी बंगाल की ही लगती है। पश्चिम बंगाल के बाद में थोड़ा सा आप आगे बढ़ो और मैप में देखो, पश्चिम बंगाल के बाद में सीमा लगती है असम की। असम, असम के बाद में यहां पर आ गया मेघालय, मेघालय के बाद में आ गया त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आ गया मिजोरम। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पश्चिम बांग्लादेश के साथ में भारत की कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। तो इसमें 5 राज्य हो गए, जिसमें पश्चिम बंगाल 1 हो गया, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। अगर इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लगती है, इसके अलावा आप ध्यान से देखना, इसमें असम है, ये 2 बार बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बांग्लादेश के साथ में पृथक रूप से 2 बार सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है, तो ध्यान रखना वो भारत का राज्य होगा असम। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में प्रत्येक देश के साथ में हम बात करते हैं स्पेशल फैक्ट यानी विशेष, कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ध्यान रखना कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान जिस नए देश का जन्म हुआ वो कौन सा बना। तो जो नया देश बना वो था बांग्लादेश। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 1971 से पहले पाकिस्तान के भी 2 भाग थे, जिसमें एक तो था पश्चिम पाकिस्तान और एक नाम आता है पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन हुआ क्या इसके इर्द गिर्द कि 1971 तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर भाषा के आधार पर विरोध प्रारंभ हो गया। यहाँ बांग्लादेश बंगाली भाषा को तवज्जो दे रहा था, इधर ये उर्दू भाषा को दे रहा था। दूसरा, चुनाव की प्रक्रिया में पहली बार इस पूर्वी पाकिस्तान को कहते हैं कि यहाँ पर समर्थन प्राप्त हो गया था। फलस्वरूप इसको बहुमत मिलने के पश्चात यहाँ के सेना द्वारा इनको दबाने का प्रयास किया गया और भारत के सहयोग के कारण ही ये एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म लिया, जिसको हम नाम देते हैं बांग्लादेश। याद रहे, बांग्लादेश का जनक शेख मुजीबर रहमान को ही माना जाता है। थोड़े से और आगे बढ़ें, इसमें थोड़ी और चर्चा करें। दूसरा सबसे शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है भारत जब स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, तो भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो शोक दिवस मनाता है। अच्छा क्वेश्चन आता है। अब अपने दिमाग में ये आता है कि शोक दिवस यानी अपने से तो सबसे ज्यादा दुखी कौन, पाकिस्तान, तो हम आंसर पाकिस्तान करते हैं, जबकि इसका आंसर जो होता है वो होता है बांग्लादेश। यानी ध्यान से सुनना मेरी बात, भारत जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा होता है तो कौन से देश में शोक दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो बांग्लादेश होगा। रीजन क्या है सुनना, कहते हैं कि 1971 में तो बांग्लादेश आजाद हुआ था, जिसका मैंने बताया कि जनक भी माना जाता है शेख मुजीबर रहमान। जैसे हम भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं। 15 अगस्त 1975 के दिन कहते हैं कि भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दौरान बांग्लादेश में जो आतंकवादी घुसते हैं और वो शेख मुजीबर रहमान और उसके पूरे परिवार की सामूहिक हत्या करते हैं। इसमें कहते हैं कि इनकी एक पुत्री बची थी जो अपने भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, नाम आता है शेख हसीना, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी वही हैं। अगर हम बात करते हैं तो उसको शेख हसीना को छोड़कर यानी उसकी बेटी को छोड़कर और पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। फलस्वरूप बांग्लादेश का जनक या बांग्लादेश के बनाने वाले की हत्या कर दी गई, इसलिए 15 अगस्त का दिन बांग्लादेश अपने शोक दिवस के रूप में मनाता है। तीसरी और चौथी बात इसमें 2 और लें कि एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखना बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और बांग्लादेश की अगर आपसे मुद्रा पूछे तब नाम आएगा टका। मेरी बात पर गौर करना, अगर भारत के पड़ोसी देश की मुद्रा पूछेगा तो सबसे पहले तो नाम आता है चीन। चीन की अगर हम बात करते हैं वैसे मुद्रा युआन, और आजकल नई मुद्रा रेबिंग हो गई है। दूसरा नाम आता है भूटान, भूटान की राजधानी ध्यान रखना थिम्पू, मुद्रा आएगा गुलट्रम।
तीसरा आता है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी आपसे पूछे नेपिदा, मुद्रा पूछे कयात। और अगर ध्यान रख लेना बांग्लादेश की राजधानी पूछे तब तो होगी ढाका, और मुद्रा आपसे पूछे तब नाम होगी टका। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को सार्क सहयोग संगठन का जनक भी माना जाता है। यहाँ पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ में, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ में, न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ में, और जितने भी देशों के साथ में जो सीमा लगती है उसके बारे में हमने चर्चा की है। यानी एक तरह से हमने स्थलीय जो सीमा वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया। आगे देखिए, इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं, ये भारत के सामान्य परिचय से स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट है। अब हम सिर्फ चर्चा करेंगे भारत के साथ में जलीय अथवा तटीय सीमा। तो ध्यान से सुनना, जलीय और तटीय सीमा की नॉर्मल परिचय में हम बातचीत कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा की कुल जो लंबाई है वो लगभग है 6100 किलोमीटर। ये हम पहले प्रारंभ में लिख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो अच्छे लेवल का बनता है, वो बनता है भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई। संपूर्ण तटरेखा की लंबाई। संपूर्ण तटरेखा का मतलब समझना, संपूर्ण का मतलब इधर देखो, यहां पर आपको एक द्वीप नजर आएगा लक्षद्वीप, ये भी है। इधर देखो यहां पर द्वीप आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण तटरेखा का मतलब 6100 तो है ही है, इसके साथ में आपको लक्षद्वीप वाली भी सीमा शामिल होगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण तटरेखा की लंबाई, तो ध्यान रखना वो है 7516.6 किलोमीटर। अगर तीसरा क्वेश्चन इसमें तटीय सीमा से पूछे कुल राज्य, यानी एग्जाम में आ जाए तटीय सीमा कुल कितने राज्यों के साथ में लगती है, तो ध्यान रखना कुल राज्य कितने हैं? 9। आप आराम से देख सकते हो, देखो गुजरात 1, फिर यहां पर दूसरा है महाराष्ट्र 2। ध्यान रखना गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां पर है ये गोवा, गोवा को आप 3 नंबर दे दो। गोवा के बाद में कर्नाटक 4, कर्नाटक के बाद में केरल 5। इसका मतलब पश्चिम की ओर 5 राज्य आपको ध्यान में रखने हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। देखो ध्यान से, गुजरात 1, गुजरात के बाद में यहाँ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र 2, महाराष्ट्र के बाद में गोवा 3, गोवा के बाद में कर्नाटक 4, कर्नाटक के बाद में केरल 5। इसकी अगर थोड़ी और बात करते हैं, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गोवा की राजधानी है पणजी। याद रहे पणजी शहर मांडवी नदी के किनारे है। फिर कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़े, पूर्व की ओर चलते हैं, तब यहां पर आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आप 1 मान लो। तमिलनाडु के बाद में ये देखो आंध्र प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश के बाद में आगे बढ़ते हैं तो इधर देखो उड़ीसा 3, उड़ीसा के बाद में ये जो क्षेत्र आ रहा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल 4। इसका मतलब ये है पूर्व में तटीय सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है, जबकि अगर हम बात पश्चिम में सीमा 5 राज्यों के साथ में, जबकि पूर्व में अगर आपसे पूछे तब कितने राज्य हो गए? 4 राज्य, यानी टोटल राज्य हो गए 9। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो इस प्रकार से बना लेता है, सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य, ध्यान रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, तब नाम आता है गुजरात। ये आपको देखने से ही पता चलेगा। देखो ये यहां से शुरुआत हो रही है, इसके बाद में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण। इसके बाद में देखो इसकी सीमा देखो कितना मुड़ाव हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये आता है खंबात की खाड़ी, और इसके बाद में चलता चलता इस रूप में। देखने से ही पता चलता है कि सर्वाधिक लंबी अगर आपसे तटरेखा पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसी में ही हम आगे बढ़े, अगर एग्जाम में आ जाए
सबसे कम या लिख दे न्यूनतम तटरेखा। तो सबसे कम तटरेखा या न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य पूछे तब राज्य का नाम आता है गोवा। गोवा भारत का वह राज्य है जो सबसे कम तटीय सीमा का निर्माण करता है। इस तटीय सीमा से मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने पहले भी चर्चा कर दी है और दोबारा भी मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़े हैं। देखो, सामान्य परिचय का लगभग पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 10-15 वो पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछे गए हैं। तो एक एक पॉइंट के रूप में हम चर्चा करेंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अब तक हमने क्या पढ़ा? स्थलीय सीमा पूछ ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देखी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम दो तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो बड़े रूप में पूछे जाते हैं। जैसे एक तो नाम आता है क्षेत्रफल। अगर सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इतना ही पूछ सकता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखना, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी भी बता रहा हूं, डाटा आपको ध्यान में रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछे तो ये पूछ सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। यानी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इसका मतलब पहले स्थान पर कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है वो भी हमें यहीं पर ध्यान में रखना है। अगर हम चर्चा करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश 1 नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर देश का नाम आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर देश का नाम आता है चीन, चौथे नंबर पर नाम आता है अमेरिका, 5वें नंबर पर देश का नाम आता है ब्राजील, और छठा जो देश का नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम चर्चा कर रहे हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? सामने नजर आ रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना भारत का विश्व में है 7वां स्थान। अगर इसी को ही चर्चा करते हैं कि इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील और छठा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगर सबसे छोटा देश पूछे तब मैं बता रहा हूं वेटिकन सिटी। अब इसमें दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो देखना। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्षेत्रफल इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो देखना। वो क्वेश्चन ऐसे बनता है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में हिस्सा। यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में हिस्सा कितना प्रतिशत है, परसेंटेज के रूप में पूछेगा। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल में अपना हिस्सा है 2.4%। यानी संसार का जो टोटल क्षेत्रफल है इसमें भारत का हिस्सा है 2.4%। स्थान पूछे तब 7वां है। भारत का क्षेत्रफल पूछे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में सबसे बड़ा देश पूछे रूस, और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी।
अगर इसी को ही थोड़ा सा ये और दो क्वेश्चन बनाए तो उनका तरीका कैसे होगा, ध्यान से देखना। जैसे क्षेत्रफल की हम चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। या फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य। आप एक याद कर लोगे वो भी ठीक है, लेकिन हम 4 को लेकर चलते हैं तो उसमें एक अपने हिसाब से बैठेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछे कि भारत के 4 बड़े राज्य कौन से, तो ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 1 नंबर पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। ध्यान रहे, प्रारंभ में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य नहीं था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़कर जो नया राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़, और उसी दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य बन गया था वो था राजस्थान। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर अगर हम चर्चा करते हैं जो राज्य आता है वो है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर जो राज्य आता है वो है उत्तर प्रदेश। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम देखने हैं। जैसे 1 नंबर पर हो गया राजस्थान, दूसरे नंबर पर हो गया मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर हो गया महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर हो गया उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो 1 नंबर पर है गोवा, दूसरे नंबर पर है सिक्किम, तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा, और चौथे नंबर पर है नागालैंड। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य देखे हैं हमने और 4 छोटे राज्य देखे हैं। बड़े राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और छोटे में 4 देखो, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। कुछ ज्यादा नहीं याद करना। जैसे एक कर बड़ा चर्चा में है जीएसटी, तो जीएसटी को लेकर कोई भी राज्य कहता है कि नहीं हम ये लागू ना करेंगे, तो जीएसटी ना शब्द आप याद कर लो। इसमें जैसे जी से नाम हो गया गोवा, एस से हो गया सिक्किम, टी से हो गया त्रिपुरा, और ना से हो गया नागालैंड। यानी गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। आगे बढ़े, इसके बाद में इसी में ही दूसरी जो देखें, क्षेत्रफल के बाद में दूसरा जो शब्द आता है वो आता है जनसंख्या का। देखो, जैसे हमने क्षेत्रफल में चर्चा की वैसे ही हम चर्चा करेंगे जनसंख्या का। इसमें 2 शब्दों पर गौर करना। जैसे एक तो नाम आता है जनगणना, और एक शब्द आता है जनसंख्या। जनगणना है, ध्यान रखना, ये जो शब्द है जनगणना, ये तो संविधान के अनुसार जिस सूची का विषय है वो है संघ सूची। अगर आपसे पूछे जनसंख्या किसका विषय है, तो ध्यान रखना यह है समवर्ती सूची। अब सबसे पहले आपके दिमाग में बैठेगा कि सर ये सूची क्या है। जब अपना संविधान बना उस दौरान 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फर्क क्या था, संघ सूची पर कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची पर
कानून दोनों बना सकती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस पर कानून है वो केंद्र सरकार का ही मान्य माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं, जनगणना है, ध्यान रखना ये संघ सूची का विषय है और जनसंख्या है ये समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन, दो हिस्ट्री की ओर जोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, भारत की प्रथम जनगणना भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो भारत की प्रथम जो जनगणना थी वो 1872 में प्रारंभ हुई थी और गवर्नर जनरल का नाम आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ की गई। अगर हम बात करते हैं दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है, भारत की प्रथम कर्मिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो कर्मिक जनगणना अगर आपसे पूछे तो ये प्रारंभ हुई थी 1881 में और नाम आता है लॉर्ड रिपन के शासनकाल। दोनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में प्रथम कर्मिक जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब हमें चर्चा करना है जनसंख्या, तो इसके लिए हमें पढ़नी होगी जनगणना। अगर हम बात करते हैं, अपने पास में जो डाटा है वो है 15वीं जनगणना। अपने पास में जो डाटा है वो 15वीं जनगणना के हैं और 15वीं जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। 2022-23 कोविड काल के दौरान अभी तक भी जनगणना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, नहीं प्रारंभ हुआ है। तो हमें जो डाटा है वो 2011 के ही ध्यान में रखने। अगर इसके बेस पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, भारत की कुल जनसंख्या। तो ध्यान रखना 2011 15वीं जनगणना के अनुसार अपनी जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़। अब हम 1 अरब 35 करोड़ से भी आगे निकल चुके हैं अनुमान के मुताबिक, लेकिन अपने पास में जो डाटा है वो 1 अरब 21 करोड़ के बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बन सकता है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में हिस्सा, यानी संसार की टोटल जनसंख्या का भारत में हिस्सा कितना है? तो ध्यान रखना क्षेत्रफल में तो 2.4%, और सोच कर देखो जनसंख्या में कितना हो रहा है 17.5%। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है, जनसंख्या में भारत का स्थान, यानी जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है दूसरा, सेकंड पोजीशन है अपनी। अगर आपसे पूछे प्रथम स्थान किसका है, तो ध्यान रखना प्रथम स्थान जिस देश का है वो है चाइना। लेकिन लगभग ये नवीनतम जनगणना आएगी उसमें हम अपना प्रथम स्थान हासिल कर लेंगे। इसका रीजन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज गति से बढ़ता है। 17.7% तो पिछले में दर्ज की गई है। हाँ, कमी जरूर आई है लेकिन इतनी भी कमी नहीं आई। अगर हम बात करते हैं विशेषज्ञों की, तो वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि 10 वर्ष में हम जितनी जनसंख्या ग्रोथ करते हैं उतनी जनसंख्या तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। यानी अपनी भाषा में हम समझें तो 10 साल की भीतर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितनी जनसंख्या है उतनी तो हम 10 साल में निर्माण कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आगामी जो नवीनतम जनगणना आएगी इसमें जनसंख्या में अपना स्थान प्रथम ही मिलेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है उस पर गौर करना। जैसे याद करो
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। जनसंख्या में अब तक सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, यहां पर दो बातें आपको और ध्यान में रखनी है। जैसे हमने क्षेत्रफल में बात की, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जनसंख्या, जनसंख्या में 4 बड़े राज्य और 4 छोटे राज्य। 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो 1 नंबर पर सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। राजधानी ध्यान रखना लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे। दूसरा नाम आता है महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई है। तीसरा नाम आता है बिहार और चौथा नाम आता है पश्चिम बंगाल। बिहार की राजधानी पटना है, गंगा नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य हैं। तो 1 नंबर पर तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर हो गया महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर हो गया बिहार, चौथे नंबर पर हो गया पश्चिम बंगाल। ऐसे ही अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य, तो 4 छोटे राज्यों में जैसे सबसे पहले एक नाम आता है सिक्किम। सिक्किम के बाद में दूसरा नाम आता है मिजोरम। मिजोरम के बाद में तीसरा नाम आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड। यानी 4 छोटे राज्यों में सिक्किम 1, मिजोरम 2, अरुणाचल प्रदेश 3 और नागालैंड 4। आप आराम से याद कर सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, सबसे कम कहां पर है? सिक्किम में। मैंने आपको 4-4 का क्रम बताया, कम से कम 1-2 तो आपको ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी में ही। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में ही हम चल रहे थे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो इसमें हमने क्षेत्रफल और जनसंख्या 2 बातें की। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में इसी में ही हम आगे बढ़ें, तब हमें 2 बातें और ध्यान में रखनी है जो एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे सबसे पहले तो एक नाम आता है कर्क रेखा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। तो ध्यान रखना, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसे ऐसे ये चल रही है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। या तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत को 2 समान भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो इसको 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना, कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं तो ध्यान से सुनना। 1 नंबर पर इधर से शुरुआत करते हैं, गुजरात 1। गुजरात के बाद में दक्षिण भारत, दक्षिण राजस्थान का हिस्सा नजर आता है, राजस्थान 2। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश 3। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ 4। छत्तीसगढ़ के बाद में देखो झारखंड 5। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल 6। पश्चिम बंगाल के बाद में इधर है त्रिपुरा 7 और इधर है मिजोरम 8। अब इसको हम इस रूप में समझें। देखो,
देखो यहां पर ये जनसंख्या हम चर्चा कर लेते हैं कर्क रेखा से रिलेटेड। कर्क रेखा मैप में अभी हमने देखा है कि कर्क रेखा है वो भारत को दो समान भागों में बांटती है। भारत को दो समान भागों में विभाजित करती है। पहली बात, यानी भारत को दो समान भागों में विभाजित करने वाले अगर आपसे पूछे तब जो रेखा आती है उसका नाम आता है कर्क रेखा। ये भारत को दो समान पार्टों में डिवाइड करती है। दूसरा, अगर आपसे इसी से पूछे कुल राज्य, यानी ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? हमने पश्चिम से शुरुआत की थी। गुजरात एक, गुजरात के बाद में अपना राज्य यहां पर लगता है राजस्थान 2, राजस्थान के बाद में तीसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश 3, मध्य प्रदेश से ही तोड़कर जो बनाया गया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 4, छत्तीसगढ़ के बाद में आगे बढ़ते हैं झारखंड 5, झारखंड के बाद में नाम आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 6, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा 7 और त्रिपुरा के बाद में लास्ट आता है मिजोरम 8। एक तो आपको नाम ध्यान में रखने हैं, दूसरा इसमें कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यही सामान्यतः आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कर्क रेखा के बाद में अगर और चर्चा करते हैं तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, वो पूछ लेता है मानक समय रेखा, यानी भारत की मानक समय रेखा कितनी है। तो देखो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये भारत की मानक समय रेखा है जो इस रूप में यहाँ पर चली आ रही है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो हमने माना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो इस रूप में बनता है, भारत मानक समय रेखा। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो अभी मैंने आपको बताई है 82.5 डिग्री। इसका मतलब होता है पूर्व देशांतर, यानी भारत का मानक समय रेखा मानी गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमने मानी कहां से है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहले इलाहाबाद था, आजकल नाम हो गया इसका प्रयागराज, और प्रयागराज के ये है नैनी ग्राम से। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत की मानक समय रेखा कहां से मानी गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी ग्राम से। फिर इसमें क्वेश्चन आता है मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना ये 5 राज्य हैं। एक बार आप मैप में देखना 5 राज्य कौन कौन से। जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश के बाद में इधर देखो 1 मिनट, देखो उत्तर प्रदेश
सबसे पहले एक नंबर पर, उत्तर प्रदेश के जस्ट आप नीचे आओगे तब यहां पर आता है मध्य प्रदेश 2, थोड़ा सा हिस्सा। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ 3, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा 4 और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश 5। यानी ये 5 जैसे राज्य हैं जहां पर मानक समय रेखा गुजरती है। जैसे अगर हम इनके नाम की बात करें, मानक समय रेखा, तो 5 राज्य हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओडिशा 1, दूसरे नंबर पर आ गया छत्तीसगढ़ 2, तीसरे नंबर पर नाम आ गया मध्य प्रदेश 3, चौथे नंबर पर नाम आ गया उत्तर प्रदेश 4, पांचवें नंबर पर नाम आ गया आंध्र प्रदेश 5। यानी मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उड़ीसा 1, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 3, उत्तर प्रदेश 4 और आंध्र प्रदेश 5। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। कैसे याद करें? जैसे अगर हम बात करते हैं, गाड़ी आती है ओडी, आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ओडी गाड़ी है, कोई बंदा वो 36 लाख की लेकर आया है, सिर्फ याद करने के लिए, और उसके बाद में इसने हॉर्न बजाया तो 3 बार पी पी की ध्वनि आई है। सबसे पहले पी से तो नाम आया यूपी, दूसरे पी से नाम आया एमपी, तीसरे पी से नाम आया एपी। अब आप कहोगे सर एचपी भी हो सकता है। एचपी आप खुद देखो उत्तर में जाने पर है, यहां पर ऐसे कोई स्टेट ही नहीं है जो पास पास में है, जो उत्तर में है ही नहीं मानक समय रेखा वाला। तो ओडी का मतलब तो हो गया उड़ीसा, 36 से नाम आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आ गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आ गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आ गया आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक जो समय रेखा है वो लगभग अगर हम चर्चा करते हैं तब नाम आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनीग्राम से। 5 राज्यों से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके बाद में नाम आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर नाम आता है आंध्र प्रदेश। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम बात करते हैं और कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो यहां पर भारत का जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, इसके साथ में सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश सहित जोड़ दें तब ये हो गए 9, यानी 9 के साथ में ये सीमा बनाता है। अब कौन कौन से देखो, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8 और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 9। अगर आपसे पूछे सबसे कम सीमा, तो सबसे कम सीमा भारत के 2 राज्यों की बनती है, जिसमें एक नंबर पर यहां पर है सिक्किम जिसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, और दूसरा है मेघालय जिसकी सीमा लगती है असम से। देखो यहां पर हम चर्चा करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसे राज्य है जिसके साथ में सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। अगर आपसे पूछे राज्य, तो इसके साथ में 8 तो है राज्य और 1 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। 8 तो है राज्य और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, तब आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब कौन कौन से हैं देखो ध्यानपूर्वक अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है उत्तराखंड, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के बाद में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पर आप मैप में देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा।
उत्तराखंड के बाद में देखो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसमें चलो देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में यहां पर नाम आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में तीसरा नाम आ गया हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, फिर आ गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आ गया झारखंड, झारखंड के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तब नाम आ गया बिहार। काउंट करो ये 8 हो गए। देखो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। अगर आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गया दिल्ली। ऐसे करके 9 के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य पूछे तब कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं न्यूनतम, न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाले राज्य, तो न्यूनतम जो सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं वो 2 ही हैं, जिसमें सबसे पहले 1 नंबर पर जो राज्य है वो है सिक्किम, और इस सिक्किम राज्य की सीमा जिसके साथ में स्पर्श होती है वो है पश्चिम बंगाल। यानी सिक्किम है वो केवल और केवल एक ही राज्य के साथ में सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ में। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है मेघालय, और मेघालय है इसकी सीमा केवल और केवल असम के साथ में लगती है। यानी आपको ध्यान में क्या रखना है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो तो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम सीमा बनाने वाले राज्य 2 ही हैं, सिक्किम और मेघालय। इन दोनों की सीमा केवल और केवल एक ही राज्य से लगती है। सिक्किम की सीमा तो लगती है पश्चिम बंगाल से, और मेघालय की सीमा किससे लगती है? असम से लगती है। आगे बढ़े, इसमें और कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही तटीय या जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे और न ही तटीय सीमा। कौन कौन से? सबसे पहले तो जो नवीनतम गठित है, जैसे तेलंगाना को आप देखना, तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। इसके बाद में नवीनतम गठित जिला देखो छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। नवीनतम गठित देखो झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। ये न तो तटीय सीमा बनाते हैं और न ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें आपके साथ में और 2 कौन कौन से, तो एक तो है हरियाणा और एक है मध्य प्रदेश। यानी भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा नहीं बनाते। याद कैसे करोगे? जैसे सबसे पहले तेलंगाना 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, एक तो ये हो गए। फिर अगर हम बात करते हैं 2 और आपको याद करने हैं, तो मध्य प्रदेश और हरियाणा। देखो यहां पर यानी स्थलीय व जलीय सीमा नहीं बनाने वाले कुल राज्य, कुल राज्य, स्थलीय व जलीय सीमा नहीं बनाने वाले कुल राज्य। तो ध्यान रखना उन कुल राज्यों की संख्या हमने आपको बताई है 5। अब 5 कौन कौन से मैंने बताया कि इनको याद करने का तरीका अपनाओ। नवीनतम जिला तेलंगाना, इसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड,
झारखंड के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में है हरियाणा। यानी ये 5 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा का निर्माण नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा क्वेश्चन इसमें बनता है। एक केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आता है लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा लगभग 3 देशों के साथ में लगती है। 3 देशों का मतलब है कि जैसे पीओके को हम अपना ही हिस्सा मानते हैं, मैप में भी मानते हैं, उसके बेस के आधार पर 3 देशों के साथ में सीमा। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में दूसरा नाम आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में तीसरा नाम आता है चीन या चाइना। यानी अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं तो ध्यान से देखो, यह है लद्दाख। इस लद्दाख की सीमा इधर तो लगती है चाइना के साथ में, इधर पाकिस्तान, और इधर जो सीमा है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको आंसर करना है लद्दाख। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अधिकतम 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य देखना, जैसे एक तो यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम को आप इधर देखोगे तो नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, चीन है। यानी सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा टच होती है या स्पर्श होती है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चाइना। इसी प्रकार अगर मैं चर्चा करूं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। इसी प्रकार तीसरा आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा भूटान से भी लगेगी, म्यांमार से भी लगेगी और चाइना से भी लगेगी। देखना यहां पर, जैसे राज्य के बारे में पूछे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 या अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत के अगर आपसे राज्य पूछे तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं भाई। 3 राज्य कौन कौन से? जैसे सबसे पहले राज्य का नाम आता है सिक्किम। ये 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा। फिर नाम आता है दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा। फिर नाम आता है अरुणाचल प्रदेश। ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम के उत्तर में जिस देश की सीमा लगती है वो चीन, इसके बाद में पश्चिम में नेपाल और पूर्व में आ गया भूटान। यानी सिक्किम की सीमा 3 देशों से स्पर्श होती है, चीन, नेपाल और भूटान। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की अगर हम चर्चा करते हैं तो पश्चिम बंगाल में सीमा के रूप में सबसे पहले नाम आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में ये सेम हो जाएंगे नेपाल और भूटान। पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान में रखना। अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी 3 देशों की सीमा लगती है, जिसमें सबसे पहले आता है भूटान, उत्तर में आता है चीन और पूर्व में जो देश आता है वो है म्यांमार। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। फिर अगर आपसे पूछे कि भारत के कितने राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, सिक्किम है जो चीन, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, देखना ध्यान से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें और पूछे जा सकते हैं। लगभग हमने इसका पूरा का पूरा सारांश निकाला है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक तो ये आता है कि सिक्किम को छोड़कर आप इनकी स्टेट गिनो पूर्व में, जैसे अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, मेघालय 7। अगर हम बात करते हैं सिक्किम है, इसके इधर 7 हैं जिसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं।
कई दफा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान रखना सिक्किम है वो सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि सिक्किम को छोड़ने के बाद में आपको 7 स्टेट नजर आते हैं। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, कई दफा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से राज्य में होता है, तो ये तो हमें ध्यान में है कि सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होगा कहाँ, पूर्व में, और पूर्व में कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। एक बात क्लियर करना, मारवाड़ी में जहां पर पहले सूर्य उगता है छिपेगा भी वहीं पहले। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तब तो हम कर देते हैं आराम से अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आप खुद सोचकर देखो, जहां पर पहले उदय हो गया छिपेगा भी वहीं पहले, तो सूर्योदय और सूर्यास्त सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे तब आपको आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी सेवन सिस्टर का हिस्सा सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। फिर एक नाम आता है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन आता है कि नेफा किसका प्राचीन नाम है, नेफा के नाम से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो नेफा है वो अरुणाचल प्रदेश का ही प्राचीन नाम माना जाता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ में स्टेपल वीजा विवाद किया है। यानी चाइना क्या करता है, इन दोनों स्टेट के कोई भी नागरिक जाते हैं उनमें भारत का पासपोर्ट तो लगता ही है, इसके साथ में वो ये कहता है कि नहीं ये दोनों हिस्से हमारे ही हैं, तो इसके साथ साथ में उन्होंने राज्य की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी लेता है। तो स्टेपल वीजा जो विवाद है वो भारत और चाइना के मध्य बना हुआ है। सामान्य परिचय में लगभग हमने कंप्लीट किया है। अब एक बार अंतिम प्रयास करते हैं, हम जितनी भी स्टेट है उनकी राजधानी एक बार हम रिवाइज करें, थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाएं। जैसे अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में भारत में राज्य हैं, तो भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों को ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले है दिल्ली, दिल्ली का हेडक्वार्टर दिल्ली है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, पौंडुचेरी का पौंडुचेरी है। अब बात आई आगे की, तो सबसे पहले इधर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रखना। फिर दूसरा नाम आता है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर हो गई, कवारत्ती। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव दोनों को एक जगह कर दिया, तो इसकी राजधानी रखी गई है दमन। नवीनतम जो जुड़े हैं ध्यान रखना, लद्दाख की राजधानी है लेह, और यहां पर अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। अब हम बात करते हैं 28 जो स्टेट है उनके बारे में, सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। फिर अब राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान से आप इधर चलोगे गुजरात, इनकी राजधानी है गांधीनगर। याद रहे गांधीनगर जो शहर है वो साबरमती नदी के किनारे है। इसके बाद में अगर आप दक्षिण में चलते हो महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के बाद में गोवा, राजधानी पणजी, मांडवी नदी के किनारे। फिर कर्नाटक, राजधानी बेंगलोर। फिर है केरल, ध्यान से देखो सामने, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर नाम आता है तमिलनाडु, इसकी राजधानी है, अगर हम बात करते हैं चेन्नई। इसके बाद में आंध्र प्रदेश इंपोर्टेंट है, अमरावती इसकी राजधानी है भाई। फिर आता है तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। फिर है छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर। अब हम उत्तर में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की शिमला मैंने बताई है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। फिर नाम आता है उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ, ध्यान रहे ये गोमती नदी के किनारे है। फिर नाम आता है बिहार, इसकी राजधानी है पटना। मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल, इनकी मैं बता चुका हूं। छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की है रांची। और फिर आता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके बाद में सिक्किम की पूछेगा एग्जाम में, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अंत में मैं ट्रिक से भी इसको याद करेंगे हम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यानी ऐसे याद करो जैसे अरुणाचल प्रदेश का मतलब अरुण है, अरुण ईंट उठाने का काम कर रहा है, तो ईंट से नाम आ जाएगा ईटानगर। असम की राजधानी है दिसपुर,
आगे बढ़ते हैं, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। फिर नाम आता है मणिपुर, ध्यान रखना मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फॉल, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। मणिपुर, मणि लड़की का नाम मानो, साड़ी के नीचे फॉल लगती है, फॉल, तो फॉल से नाम जुड़ जाएगा इम्फॉल। फिर नाम आता है मिजोरम, तोड़ो मिजोरम, रम, रम में अगर हम खुद जल डालें यानी आई जल, आई का मतलब मैं जल डालूं, मिजोरम, रम में आई जल, तो मिजोरम की राजधानी हो गई आई जल। फिर नाम आ गया त्रिपुरा, अगर ये मेरा काम पूरा हो जाता, त्रिपुरा, पूरा का मतलब अगर, अगर से नाम आ जाएगा अगरतला। फिर नाम आता है मेघालय, मेघ का मतलब होता है बारिश, बारिश से सील आती है तो मेघालय। और अगर हम बात करते हैं मेघालय से रिलेटेड तो इसकी जो राजधानी है वो शिलोंग को माना जाता है। ये भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पर अपनी जियोग्राफी का पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है राजस्थान का सामान्य परिचय। 1 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। सामान्य परिचय में प्राचीन समय में सप्त सिंधु प्रदेश, फिर आर्यवर्त, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया, फिर संविधान की बातें की थी। दूसरा हमने पार्ट पढ़ा था स्थिति, स्थिति में अगर हम बात करते हैं विश्व ग्लोब के संदर्भ में एशिया में। फिर हमने पढ़ा था विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, वो हमने याद किया था। फिर भौगोलिक क्षेत्र को 2 पार्टों में डिवाइड किया था, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा वर्तमान में पहले 17 राज्य थे, वर्तमान में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। जलीय सीमा भी मैंने आपको अच्छे से समझाई है, कुल सीमा कितनी है। इसके बाद में हमने चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 7 देशों की हमने बात की बचपन में MBA, प्रत्येक देश के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया है। इसके बाद में हम आगे बढ़े थे, इसमें भारत की क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की, भारत की जनसंख्या के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ा, मानक समय रेखा के बारे में हमने पढ़ा। इसी में हमने लद्दाख के बारे में जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, सिक्किम, इसके बाद में सिक्किम के बाद में हमने अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। इसी में ही आगे चलते हुए 7 सिस्टर सिक्किम का भाग नहीं है, नेफा है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम बताया मैंने, स्टेपल वीजा विवाद चीन अपना रहा है जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लेकर और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर। एक और क्वेश्चन जो कई दफा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का निकटतम जलीय सीमा वाला देश है, तो निकटतम 1 नंबर पर तो हम बता देते हैं कि श्रीलंका बिल्कुल पास में नजर आता है, जबकि ध्यान में रखना दूसरा निकटतम जलीय सीमा वाला अगर आपसे देश पूछे तब यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में इंडोनेशिया। हमें मालदीव नजर आता है, लेकिन ध्यान रहे दूसरा निकटतम जलीय सीमा वाला जो देश है वो है इंडोनेशिया। यहां पर अपना ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।